बढ़ गया और इसको हम फीवर कहते हैं। सो बेसिकली फीवर इज जस्ट अ सिम्टम ऑफ योर बॉडीली मैकेनिज्म। आपके बॉडी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, उसके साथ कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, उसका एक सिम्टम इंडिकेट करते हैं। जैसे कि नॉर्मली हम फीवर का मतलब हमारे बॉडी टेम्परेचर यूजुअली हम मान के चलते हैं 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब अगर हमारे बॉडी में कुछ भी प्रॉब्लम आते हैं, मान लीजिए हमारे बॉडी में कोई वायरस का इंफेक्शन हुआ है, ठीक है, वायरल इंफेक्शन हुआ है, तो हमारे बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है वो क्या करेगा, इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी को प्रिपेयर करेगा, एंटीबॉडी सिंथेसिस करेगा। ये एंटीबॉडी उस फॉरेन बॉडी को जो एंटीजेन है उसको डिस्ट्रॉय करने में मदद करेगा। और ये जो फंक्शन चल रहा है, इस फंक्शन में एनर्जी जरूरत है। जब भी एनर्जी किसी भी काम पे लगता है तो उस पे हीट जनरेट होते हैं। नॉर्मली सोचिए अगर हम भी बहुत ज्यादा काम करते हैं, नॉर्मली अगर आप धूप में जॉगिंग करते हो, अगर धूप में, गर्मी में और धूप में अगर आप एक्सरसाइज करते हो, तो नॉर्मल कामों से वो थोड़ा अलग है। इसमें आपको क्या होगा, बहुत ज्यादा पसीना आएगा, आपको गर्मी लगेगा ज्यादा। जैसे बाहर में होते हैं वैसे ही हमारे बॉडी के अंदर भी होते हैं। सो दिस इज नोन एज फीवर। फीवर में हम क्या देखते हैं कि कुछ स्पेसिफिक केसेस में होते हैं। लाइक फर्स्ट जो होते हैं, फर्स्ट क्या होता है कि जो कॉमन होते हैं, लाइक फर्स्ट है इन्फेक्शन। किसी भी इन्फेक्शन हुआ है तो बॉडी उसको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, उसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ गया, क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर में ये वायरस बैक्टीरिया उतना ज्यादा एक्टिव नहीं रह पाते हैं, इसीलिए टेम्परेचर भी, बॉडी टेम्परेचर भी बढ़ जाते हैं ताकि ये जो काम है वो और भी आसानी से हो जाए। तो इन्फेक्शन वैक्सीनेशन की वजह से भी होते हैं। जैसे हम इम्यून सिस्टम में जब ह्यूमन बॉडी पढ़ रहे थे, तब ह्यूमन बॉडी में इम्यून सिस्टम में हम पढ़े थे कि वैक्सीनेशन का मतलब है हमारे बॉडी में एक वीकर वायरस को इंसर्ट करना। तो फिर बॉडी क्या करेगा, उसके अगेंस्ट पे एक एंटीबॉडी सिंथेसिस होगा, वो एंटीबॉडी उस वायरस को मार देगा। तो ये जो पूरा काम चल रहा है ये भी एक नेचुरल काम है, लेकिन रोज ये नहीं होते हैं, स्पेसिफिक टाइम पे ये हुआ है, इसीलिए उस टाइम पे भी फीवर आते हैं। इसीलिए जो भी कोई वैक्सीनेशन हम लेते हैं, स्पेशली कोरोना के टाइम पे जो भी वैक्सीनेशन हम लिए थे, तो उसके बाद मोस्ट ऑफ द पीपल सफर्ड फ्रॉम फीवर, हाई फीवर, क्योंकि बॉडी उस पर रिस्पॉन्स कर रहा है। और इस रिस्पॉन्स का इजी आइडेंटिफिकेशन हम कर सकते हैं अगर हमारे फीवर आते हैं तो। नेक्स्ट क्या आते हैं, कोई भी सर्जरी हो या फिर इंजरी हो, तो इस केसेस में भी बॉडी अंदर से हील करना चाहते हैं, हील करते हैं, इसके वजह से बॉडी हीट होते हैं। नेक्स्ट क्या है, कोई भी क्रॉनिक इलनेस लाइक कैंसर, टीबी या फिर ऐसे बहुत सारे क्रॉनिक इलनेस होते हैं जिसकी वजह से फीवर आते हैं। तो ये कुछ बेसिक कारण हम देखते हैं किन चीजों में हमारे हीट जनरेट होते हैं बॉडी में। इसके साथ साथ और भी कुछ फैक्टर्स हम देखते हैं कि अगर किसी को केमोथेरेपी दिया जाते हैं या फिर एक्सेसिव सनबर्न जिसकी वजह से सनस्ट्रोक भी हो जाते हैं, तो सनबर्न की वजह से भी फीवर आते हैं, या फिर फूड पॉइजनिंग हो, ऐसे कोई भी प्रॉब्लम की वजह से हमारा बॉडी टेम्परेचर रेज होते हैं। अब जब बॉडी टेम्परेचर रेज होते हैं तो उस टाइम पे ना हमारे बॉडी में कुछ मेटाबॉलिक चेंजेस दिखाई देते हैं। मेटाबॉलिक चेंजेस में क्या क्या है, फर्स्ट मेटाबॉलिक चेंजेस है कि हमारा एनर्जी प्रोडक्शन
बढ़ जाते हैं, एनर्जी ज्यादा जरूरत होती है, इसीलिए एनर्जी प्रोडक्शन बढ़ेगा। ये एनर्जी कहां से आएगा? हमारे बॉडी में जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन, ग्लूकोज या फिर फैट है। फैट कहां पे है? एडिपोज टिश्यू में। तो ये भी बढ़ेगा क्योंकि इसका ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाएगा, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन या फिर फैट का ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब हमारे बॉडी में इसका परसेंटेज कम होगा। ठीक है, एनर्जी प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है मतलब हमारे जो मेटाबॉलिक रेट है वो बढ़ जाएगा, मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा, इसीलिए एनर्जी प्रोडक्शन भी होगा। जब मेटाबॉलिक रेट बढ़ते हैं तो हमारे वेट लॉस का चांस आते हैं, वेट लॉस या फिर फैटिग। इसीलिए फीवर में ये बहुत कॉमन सिम्टम देखा जाते हैं, एक्सट्रीम फैटिग, वीकनेस, वेट लॉस, देन लॉस ऑफ एपेटाइट, खाने का बिल्कुल भी इच्छा नहीं रहता है। ठीक है, ओके, तो ये कुछ सिम्टम्स हम नॉर्मली फीवर में देखते हैं। इसके साथ साथ ये जो बीएमआर बढ़ता है, बीएमआर कितना बढ़ता है? बेसिकली अगर हम काउंट करें तो ऑलमोस्ट 70 to 30% पर डिग्री फ़ारेनहाइट पे हमारा बीएमआर बढ़ जाते हैं, मतलब बहुत ज्यादा बीएमआर इंक्रीज होते हैं, जिसकी वजह से हमारे एनर्जी प्रोडक्शन भी बढ़ता है और अल्टीमेटली हमारे वेट लॉस या फिर वीकनेस का चांसेस रहते हैं। इसीलिए फीवर में बोला जाते हैं कि एक हाई कैलोरी डाइट देना जरूरी है। अच्छा, मेटाबॉलिक चेंजेस सबको क्लियर है? इसमें किसी को कुछ क्वेश्चन? मैम बोलिए। आप हम इस चीज को कैसे देखें? अगर किसी को अगर फीवर नहीं है पर एलर्जी हुआ है, सिर्फ एलर्जी सिम्टम्स विदाउट फीवर, तो ये हम क्या बोलेंगे कि इनका मेटाबॉलिक रेट बढ़ा हुआ है? अगर सिर्फ किसी को एलर्जी का प्रॉब्लम है तो दैट ऑल्सो मीन्स कि उनके बॉडी में रिएक्शन हो रहा है, एंटीबॉडी उसको मार नहीं सकते हैं या फिर उसको डैमेज नहीं कर पा रहे हैं, इसकी वजह से बॉडी में वो रैशेस या फिर एलर्जी का प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, लेकिन हाँ, मेटाबॉलिक रेट उसमें हाई तो रहता है बट नॉट सिमिलर टू फीवर। फीवर में मेटाबॉलिक रेट इतना हाई रहता है जिसकी वजह से टेम्परेचर, वो हीट जो आते हैं वो हीट हम फील कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी को सिर्फ एलर्जी होते हैं तो वो हीट हम फील नहीं करते हैं। यूजुअली अगर कहीं पर भी वो इचिंग होते हैं तो वो जगह थोड़ा हीटेड हो जाते हैं, अदरवाइज फुल बॉडी में वो हीट हम फील नहीं कर पाते हैं। ठीक है, यस मैम। एंड व्हाट अबाउट पोल्यूशन मैम, एयर पोल्यूशन? सेम थिंग, एयर पोल्यूशन हम एजमा में पढ़ेंगे, वो सेम ही है, इम्यून रिस्पॉन्सेस ही होते हैं वो, हम पढ़ेंगे उसको धीरे धीरे। यस मैम। फीवर जैसे फीवर बॉडी जो टेम्परेचर, मतलब वो आदमी ऑलरेडी स्वस्थ है और अचानक जब फीवर आता है तो वो उसको इतना ज्यादा, मतलब उसको ठंडा लगता है कि उसको लग रहा है कि हमको शक्ति है लेकिन वो उठ नहीं सक रहा है। हाँ, तो इसका कारण क्या है कि बॉडी जब हीट हो जाते हैं तो हमारे हाइपोथैलेमस, जो हमारे थर्स्ट सेंटर जहां पे है, तो वो हाइपोथैलेमस भी हमारे बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करना चाहते हैं, बिकॉज हाइपोथैलेमस को नहीं पता है कि क्यों बॉडी हीट हुआ है। तो आप देखेंगे कि जब हम खाना भी खाते हैं ना, अगर खाना बहुत ज्यादा हो जाए, ओवर ईटिंग हो जाता है, तभी भी हमें गर्मी लगने लगता है, पसीना आते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि बॉडी, हाइपोथैलेमस चाहते हैं कि कैसे ये हीट को रिलीज किया जाए, तो इसीलिए हमें ठंडा लगता है। हमें फीवर में भी, जब हाई फीवर होते हैं उसके बाद जब फीवर मतलब निकल जाते हैं ना,
जब फीवर उतारते हैं तो वो पसीना से उतारते हैं फीवर, मतलब बॉडी टेम्परेचर रिलीज होने के लिए। तो ये जो ठंडा लगता है वो भी हाइपोथैलेमस से ही रेगुलेटेड होते हैं, ताकि बॉडी को वो फीलिंग आए और धीरे धीरे टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए। ओके, अच्छा, तो अभी हम नेक्स्ट क्या देखेंगे कि फीवर में टाइप्स क्या रहता है। यूजुअली फीवर के टाइप हम उसके सीवियरिटी के ऊपर डिपेंड करके बोल सकते हैं, या फिर उसके ड्यूरेशन के ऊपर। जैसे एक होते हैं एक्यूट फीवर, एक्यूट या फिर शॉर्ट ड्यूरेशन फीवर। इस एक्यूट का मतलब क्या है, जो कुछ दिनों के लिए होते हैं या फिर कुछ हफ्ते के लिए रहता है, मैक्सिमम 1 to 2 वीक्स मैक्सिमम, लेकिन उसका सीवियरिटी ज्यादा है, उसको कहा जाते हैं एक्यूट। इस एक्यूट फीवर में हम क्या देखते हैं, नॉर्मल जो कफ एंड कोल्ड रिलेटेड फीवर रहता है वो हो सकता है, इन्फ्लुएंजा होते हैं, इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होते हैं। नेक्स्ट हो सकता है टॉन्सिलाइटिस, मतलब टॉन्सिल जब इन्फ्लेमेशन होते हैं टॉन्सिल पे तभी भी फीवर आते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं यूजुअली टाइफाइड में, ठीक है, तो ये कुछ आते हैं शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए। नेक्स्ट फीवर हम देखते हैं कुछ क्रॉनिक, क्रॉनिक इसको हम कह सकते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन। क्रॉनिक का मतलब है जो बहुत दिनों से चलता है। द सीवियरिटी कैन बी हायर और मीडियम, लेकिन उसका ड्यूरेशन बहुत ज्यादा है, उसको कहा जाते हैं क्रॉनिक फीवर, जिसपे मेजरली देखा जाते हैं ट्यूबरक्यूलोसिस, या फिर जिसको हम टीबी बोलते हैं, एंड एड्स। ओके, ये दोनों कॉम्प्लिकेशंस हम देखते हैं। नेक्स्ट और एक फीवर हम देखते हैं जो कि एक स्पेसिफिक टाइम पे आते हैं, स्पेसिफिक टाइम पे हमारे बॉडी हीट हो जाते हैं और फीवर आते हैं, दैट इज नोन एज इंटरमिटेंट फीवर। ठीक है, ये इंटरमिटेंट फीवर इसको कहते हैं मलेरिया को यूजुअली, क्योंकि मलेरिया स्पेशली वो एक स्पेसिफिक टाइम पे हमारे बॉडी को हीट देते हैं, मतलब बहुत शीवरिंग टाइप का एक फीलिंग होते हैं, फिर वो बुखार आते हैं, उसके बाद धीरे धीरे वो उतारते हैं। ऐसे कुछ टाइप ऑफ फीवर हम देखते हैं। इस टाइप में से यूजुअली ये एक्यूट और इंटरमिटेंट फीवर का जो डाइटरी मैनेजमेंट है वो बिल्कुल सेम है। काला ज्वर में भी होगा ना मैम? हाँ, उसमें भी हो सकता है। तो जो कि मैं बोल रही थी कि डाइटरी मैनेजमेंट इज ऑलमोस्ट सेम। हाँ, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ट्यूबरक्यूलोसिस या फिर एड्स में है, बिल्कुल नहीं, उसमें भी सेम रहता है, उसमें रिक्वायरमेंट थोड़ा ज्यादा हो सकता है, क्योंकि ये तो क्रॉनिक है ना, लॉन्ग टर्म में चल रहा है, मतलब बॉडी में बहुत डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाते हैं, इसलिए इसका रिक्वायरमेंट थोड़ा ज्यादा रहता है। लेकिन बाकी जो दो टाइप है, इन दो टाइप पे सिम्टम्स अलग हो सकता है, कई बार तो सिम्टम्स भी सेम ही रहते हैं, लेकिन इन्फ्लुएंजा में भी आपको कफ एंड कोल्ड रहते हैं, नॉर्मल वायरल फीवर में भी रहते हैं। तो जो भी चीज हो, आपके डाइटरी मैनेजमेंट सेम रहते हैं। जैसे फर्स्ट डाइटरी मैनेजमेंट फीवर के लिए, कोई भी फीवर हो, इवन द लॉन्ग टर्म फीवर, सबसे पहले जरूरी है हाई कैलोरी देना, क्योंकि फीवर में मसल ब्रेकडाउन होते हैं, बॉडी स्टोरेज जो भी है, ग्लाइकोजन, ग्लूकोज या फिर फैट, जो भी स्टोरेज है वो पूरा खत्म हो जाते हैं,
टू कोप अप विद द हाई मेटाबॉलिक रेट। इसीलिए हाई कैलोरी देना बहुत जरूरी है। और फीवर में एज पर द सीवियरिटी ये देखा जाते हैं कि आप तो 50% तक भी कैलोरी इंक्रीज आप कर सकते हो अगर किसी को इतना ही अंडर न्यूट्रिशन हो गया है, इतना ही अगर उसका वीकनेस है। अदरवाइज यूजुअली हम मिनिमम 600 टू 1200 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा दे सकते हैं उनको जितना भी कैलोरी रिक्वायरमेंट है। अब कैलोरी कैलकुलेशन रिक्वायरमेंट क्या है वो कैलकुलेशन हम इंटर्नशिप क्लासेस में पढ़ेंगे। सो जितना भी कैलोरी रिक्वायरमेंट है उससे एटलीस्ट 600 टू 1200 किलो कैलोरी हमें ज्यादा देना है। हाँ, नेक्स्ट जो करना है हाई कार्बोहाइड्रेट। फीवर में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ऐसे कुछ फूड देना दैट इज इजीली डाइजेस्टेबल, क्योंकि अगर आप ऐसे कुछ फूड देते हो पेशेंट को जिनको डाइजेस्ट करने में और भी ज्यादा दिक्कत आती है, मतलब बॉडी और भी काम कर रहा है तो और भी ज्यादा हीट जनरेट होगा तो फीवर बढ़ेगा। इसीलिए इजीली डाइजेस्टेबल फूड देना है। इस पे आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट भी इंक्लूड कर सकते हो। फीवर फेब्राइल कंडीशन पे इसका कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं रहते हैं कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट नहीं लेना है, सिर्फ कॉम्प्लेक्स लेना है, ऐसा नहीं होते हैं। तो आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट दे सकते हो, इसके साथ साथ आप फाइबर भी देंगे, लेकिन फाइबर को आपको ऐसे नॉर्मली कच्चा नहीं लेना है। इसके पहले हम क्या कर रहे थे कि रॉ फूड डाइट इज द बेस्ट। रॉ फूड आप किसी भी रूटीन पे आप दे सकते हो, लेकिन फीवर में क्या है फाइबर रिच फूड जो है उसको तो चबाने में टाइम लगेगा, उस पर एक एनर्जी वेस्ट होगा, तो पेशेंट को उतना एनर्जी नहीं रहते हैं कि वो बहुत ज्यादातर चबा के वो खाना खाएंगे। अगर वो नहीं खाते हैं वो तो अल्टीमेटली उसके डाइजेशन पे इफेक्ट आएगा। इसीलिए रॉ फाइबर रिच फूड हम नहीं देंगे, उसको जूस करके हम दे सकते हैं या फिर उसको स्टीम्ड करके हम दे सकते हैं। ठीक है, सो हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट इज अगेन नेसेसरी। नेक्स्ट क्या करना है हमें? अच्छा, हाई कार्बोहाइड्रेट में जो मैं बोल रही थी ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के ऊपर हम फोकस कर सकते हैं, मतलब सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर। ठीक है, फ्रुक्टोज मतलब फ्रूट्स के ऊपर। कोई भी फ्रूट्स हम कच्चा दे सकते हैं, उनको जूस करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल कच्चा हम दे सकते हैं उनको। नेक्स्ट जरूरी है हाई प्रोटीन। हाई प्रोटीन कितना प्रोटीन देना है? नियर अबाउट 100 ग्राम पर डे। अभी तक हम क्या जानते थे कि प्रोटीन का रिक्वायरमेंट है 0.8 से लेकर 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, लेकिन फीवर में वो रिक्वायरमेंट बढ़ जाते हैं मिनिमम 1.2 से लेकर 1.5 केजी 5 ग्राम पर केजी आइडियल बॉडी वेट। तो इसके हिसाब से हमें प्रोटीन सप्लाई करना है पेशेंट को। नेक्स्ट फैट शुड बी लो टू मॉडरेट, क्योंकि विजिबल फैट तो हम बिल्कुल नहीं देंगे क्योंकि वो डाइजेस्ट करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगा बॉडी को। नेक्स्ट लो टू मॉडरेट फैट हम देंगे सिर्फ और सिर्फ इनविजिबल फैट से, मतलब आप प्रोटीन दे रहे हो एक्स्ट्रा, यहां से ही फैट आ जाएगा। आप अगर नट्स सीड्स दे रहे हो ना, जो कि प्रोटीन का रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए मदद करते हैं, उससे ही उसको फैट कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। एक्स्ट्रा फैट विजिबल फैट हम नहीं देंगे पेशेंट को। नेक्स्ट है विटामिन। हाई विटामिन मेजरली फीवर में जो विटामिन की जरूरत है वो है बी कॉम्प्लेक्स।
क्योंकि जब हम विटामिन के चैप्टर पढ़ रहे थे, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन का एक कॉमन फंक्शन क्या है? मेटाबॉलिज्म में हेल्प करना, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट की जो मेटाबॉलिज्म है उसको इंप्रूव करना। अब हमारे फीवर में कैलोरी बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि बॉडी अंदर से जल्दी जल्दी हील हो पाए। तो इस एक्स्ट्रा कैलोरी के लिए मेटाबॉलिज्म ऑब्वियसली ज्यादा ही होगा। इस मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करने के लिए हमें बी कॉम्प्लेक्स की जरूरत है, इसलिए बी कॉम्प्लेक्स विटामिन के ऊपर फोकस रखना है हमें। नेक्स्ट, मिनरल्स। मिनरल्स पे देखा जाते हैं, स्पेशली इन फीवर, मिनरल्स में देखा जाते हैं कि बॉडी में सोडियम और पोटेशियम का लॉस होते हैं। स्पेशल एम्फेसिस शुड बी ऑन सोडियम एंड पोटेशियम। इसके साथ बाकी जो भी मिनरल्स हैं वो तो हम लेंगे ही, इसके साथ साथ सोडियम और पोटेशियम, जो कि पहले हम सोडियम पोटेशियम के ऊपर उतना फोकस नहीं देते थे, बाकी जो डिजीजेस हम पढ़ रहे थे उस पर सोडियम पोटेशियम के ऊपर फोकस नहीं दे रहे थे, लेकिन फेब्राइल कंडीशन पे आपको सोडियम पोटेशियम के ऊपर फोकस करना है, बिकॉज बॉडी इज गेटिंग डिहाइड्रेटेड। सो उसको हाइड्रेट करना है। हाइड्रेट करने के लिए आपको फ्लूइड देना है। फ्लूइड कितना देना है? एटलीस्ट 2.5 से 5 लीटर फ्लूइड आपको डेली बेसिस में पेशेंट को देना है। और इस फ्लूइड इनटेक के साथ साथ आपके ये मिनरल रिक्वायरमेंट भी फुलफिल करना है, तो ही इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होगा और ब्रेन अच्छे से काम कर पाएगा। इस फ्लूइड को, मतलब ये जो 2.5 से 5 लीटर तक जो फ्लूइड आप दे रहे हो, इस पे प्लेन वाटर, फ्रूट जूस या फिर वेजिटेबल जूस, वेजिटेबल सूप, दाल, जो कोई भी लिक्विड चीजें आप दे रहे हो इस सबको आप कंसीडर कर सकते हो। बट वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे बॉडी में मेटाबॉलिक रेट जितना हाई होगा, बॉडी को वाटर रिक्वायरमेंट उतना ही ज्यादा चाहिए। उसके लिए फ्लूइड कंपेंसेशन इज वेरी वेरी नेसेसरी। ठीक है, ये क्लियर है ये जो डाइटरी मैनेजमेंट? मैम बोलिए। I have doubt. बोलिए। Doubt number 1, ma'am, what is the difference between one second, I forgot. What is the difference between cough and cold and flu? Doubt number 2, what is the difference between tonsillitis and mumps? और डाउट नंबर 3, मैम, अगर फीवर है तो उसमें डाइजेशन इफेक्ट करता है, तो हम अगर कार्बोहाइड्रेट, हाई प्रोटीन, हाई विटामिन, तो ये हमारे डाइजेशन पे इम्पैक्ट करेगा या नहीं? ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज डिफरेंस बिटवीन टॉन्सिलाइटिस एंड मम्प्स। टॉन्सिल हमारा यूजुअली यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे जो ग्लैंड है यहाँ पे टॉन्सिल रहते हैं, और मम्प्स रहते हैं इधर पे। ठीक है, हमारे ईयर्स के पीछे वाले जो ग्लैंड है यहाँ पे हमारे मम्प्स, वो ग्लैंड का इन्फ्लामेशन होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होते हैं? फैट डाइजेस्ट करना सबसे ज्यादा मुश्किल होते हैं, इसीलिए फैट को हमें अवॉइड करना है। लेकिन एट द सेम टाइम पेशेंट को हमें हाई कैलोरी भी देना है, तो वो हाई कैलोरी हम कहाँ से सप्लाई करेंगे? इसीलिए कार्बोहाइड्रेट को हम ज्यादा करेंगे। अब सिर्फ कार्बोहाइड्रेट देने से भी नहीं चलेगा, क्योंकि मसल वीकनेस भी रहता है। ये जो ग्लाइकोजन स्टोरेज रहता है, वो ग्लाइकोजन मसल में भी स्टोर होते हैं, तो प्रोटीन लॉस भी होता है बॉडी में। और प्रोटीन अगर आप ज्यादा नहीं देंगे, मतलब प्रोटीन का रिक्वायरमेंट अगर फुलफिल नहीं होगा, तो एंटीबॉडी प्रोडक्शन नहीं होगा, इम्यून सिस्टम बिल्डअप नहीं हो पाएगा। इसलिए प्रोटीन को भी आपको ज्यादा ही रखना है। और जब आप फ्लूइड इनटेक को ज्यादा करेंगे तब ये दोनों डाइजेशन में कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर? और एक क्वेश्चन क्या था आपको?
Ma'am, what is the difference between cough and cold and कफ flu? एंड कोल्ड एंड फ्लू? ओके, कफ एंड कोल्ड नॉर्मली हो सकता है, मतलब थोड़ा सा भी सर्दी हुआ तो उसमें ही कफ एंड कोल्ड हम उसको मान सकते हैं। फ्लू मीन्स जो बहुत ज्यादातर स्प्रेड होते हैं, और इसके साथ साथ हमारे कंडीशन भी सीवियर होते हैं, उसके साथ साथ फीवर भी रहते हैं, बहुत ज्यादा स्नीजिंग, काफिंग, सब कुछ रहता है, उसको हम फ्लू के जैसा कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो मैम ये दोनों कंडीशन एयरबोर्न होगा ना? एयरबोर्न, हाँ हाँ बिल्कुल एयरबोर्न है। थैंक यू मैम। मेडिकल फूड से जो बताए थे, थ्योरोपेटिक डाइट वही देना है ना शुरुआत में, लिक्विड फिर स्टेज 2 स्टेज 3? बिल्कुल, लेकिन फीवर में हमें सॉफ्ट डाइट देना है, लिक्विड डाइट या फिर मतलब सेमी सॉफ्ट की जरूरत नहीं है। सॉफ्ट डाइट तो स्टेज 3 आ गया, डायरेक्ट फाइबर, Stage 3, बिना हाँ। फाइबर वाला, हाँ बिना फाइबर वाला देना है, बिना फाइबर वाला ब्लैंड डाइट देना है, बिल्कुल। फीवर में मतलब सिंपल याद रखना है कि सॉफ्ट डाइट देना है। सॉफ्ट डाइट, बिल्कुल सॉफ्ट डाइट देना है। बहुत ज्यादा हार्ड चीजें इस टाइम पे डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पेशेंट ना इस टाइम पे थोड़ा एनोरेक्सिक हो जाते हैं, और वो थोड़ा एंग्शियस हो जाते हैं कि कुछ भी खाना अच्छा नहीं लग रहा है, स्वाद नहीं लग रहा है खाने में, तो वो खाना नहीं खा, मतलब वो लेना ही नहीं चाहते हैं। उस टाइम पे अगर आप उसको ऐसा कुछ फूड देते हो जो कि बहुत टाइम पे उसको च्यू करना पड़ेगा, तो वो खाना नहीं खाएंगे, और या फिर ऐसे ही थोड़ा सा च्यू करके वो स्वॉलो कर लेंगे, तो अल्टीमेटली क्या होगा, डाइजेशन में इश्यू आएगा। इसीलिए सॉफ्ट डाइट देना बेटर रहता है। ठीक है। और मैम ये जो यूरिन जो थिक होता है वो बिकॉज ऑफ द डिहाइड्रेशन, अच्छा कम पानी डिहाइड्रेशन की वजह से, हाँ। इसीलिए तो वाटर इनटेक को ज्यादा रखना है। अगर 5 लीटर से ज्यादा भी पेशेंट ले सकते हैं तो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, फीवर में और एक चीज इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि मैं बोल रही थी कि बी विटामिन का जरूरत है या फिर मिनरल्स की जरूरत है। मिनरल्स तो चाहे छोड़ दीजिए, आप कोई भी चीज ले रहे हो तो उसके ऊपर थोड़ा नमक दे दीजिए या फिर लेमन जूस ऐड कर लीजिए, तो आपको मिनरल्स का रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाते हैं। लेकिन मैक्सिमम केसेस में देखा जाता है विटामिन डेफिशिएंट है, तो इसीलिए जो भी फेब्राइल पेशेंट्स है उनको एक मल्टीविटामिन सप्लीमेंटेशन देना बहुत जरूरी है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट अब ये जो लॉन्ग टर्म फीवर है, लॉन्ग टर्म फीवर में हम जो देखते हैं दैट इज ट्यूबरक्यूलोसिस। ट्यूबरक्यूलोसिस भी एक एयरबॉर्न डिजीज होते हैं, जो कि एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस के थ्रू ये हमारे लंग्स को अफेक्ट करते हैं। मेजरली हमारे लंग्स अफेक्टेड होते हैं, वी कैन से अबाउट 80% ऑफ आवर लंग्स कैन बी अफेक्टेड थ्रू माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। क्या होते हैं इसमें, जब ये बैक्टीरिया हमारे लंग्स के अंदर आते हैं, कहां से आते हैं, ड्रॉपलेट्स के थ्रू। हम बात कर रहे हैं, मेरे बॉडी में हो सकता है कि वो बैक्टीरिया है, तो मैं जब बात कर रही हूँ या फिर मैं जब स्नीज कर रही हूँ तो उस टाइम पे थोड़ा थोड़ा वाटर ड्रॉपलेट्स निकल आ रहे हैं, उस पे वो बैक्टीरिया है। वही बैक्टीरिया अगर किसी दूसरे के बॉडी पे आ जाए थ्रू दी नॉस्ट्रिल या फिर माउथ कैविटी, अगर दूसरे के बॉडी पे आ जाते हैं और उनके इम्यून सिस्टम अगर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, कुछ केसेस में ये रिस्क ज्यादा रहते हैं, हाँ तो वो भी बताऊंगी। तो अगर उनके इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो बैक्टीरिया सीधा हमारे माउथ कैविटी या फिर हमारे नॉस्ट्रिल से यही हमारे वाइंड पाइप के थ्रू लंग्स को अफेक्ट करते हैं। लंग्स पे मेनली जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको अफेक्ट करता है, म्यूकस मेम्ब्रेन को डैमेज करते हैं, जो एल्वियोलाई रहते हैं उसको भी डैमेज कर सकते हैं, तो ऑल टोटल लंग्स अफेक्टेड होते हैं। हाँ, और ये रिस्क देखा जाते हैं मेजरली कुछ क्रोनिक डिजीज, क्रोनिक इलनेस रिलेटेड पेशेंट्स में ये इन्फेक्शन का चांसेस ज्यादा रहते हैं। जैसे कि बहुत दिनों से अगर किसी को डायबिटीज, हाइपरटेंशन या फिर हाई कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, स्पेशली डायबिटीज का प्रॉब्लम है,
और वो बहुत दिनों से मेडिसिन चल रहा है उनको। नेक्स्ट किडनी डिजीज, लीवर डिजीज का प्रॉब्लम है अगर। नेक्स्ट क्या है, अगर इन जनरल उनका इम्यून सिस्टम वीक है, बार बार ऐसे ही कफ एंड कोल्ड जैसा सिम्टम्स आते हैं उनको, तो इसका मतलब उनके इम्यून सिस्टम वीक है ऑलरेडी। अगर किसी को कुछ ऑटो इम्यून डिजीज है, लाइक एड्स और HIV जैसे ऑटो इम्यून डिजीज है, इसके साथ क्या होते हैं, अगर को लोग बहुत ज्यादा स्मोक करते हैं, कोई भी स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, ये अगर ज्यादा रहते हैं, या फिर इन जनरल अगर उनको मेल न्यूट्रिशन है, तो इन सब केसेस में ना ट्यूबरक्यूलोसिस डेवलप करने का ये जो रिस्क फैक्टर है ये ज्यादा देखा जाते हैं। ठीक है, अब जब ट्यूबरक्यूलोसिस डेवलप होते हैं तो उसमें जो सिम्टम्स हम देखते हैं वो भी बहुत सीवियर होते हैं, लाइक कफ एंड कोल्ड, ये तो रहता ही है, एक्सेसिव कफिंग, और कफिंग के साथ साथ कभी कभी ब्लड सिक्रेशन भी होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि वो जो म्यूकस मेम्ब्रेन वो तो डैमेज हो गया, तो अब ये वायरस क्या करते हैं, हमारे लंग्स में जो वॉल है उस वॉल को भी डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देते हैं, उसकी वजह से वो ब्लड निकल आते हैं, एकदम बहुत ज्यादा भी ब्लड निकल आ सकते हैं। नेक्स्ट होते हैं एक्सट्रीम फैटिग, वीकनेस रहते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पा रहा है, लंग्स अफेक्टेड है तो ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगा। अगर हमारे सेल तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचते हैं तो हमारा एनर्जी नहीं आएगा, थोड़ा सा भी काम करने से हमें वो रेस्पिरेशन रेट हाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्या आते हैं कि फीवर, हाई फीवर एंड परसिस्टेंट फीवर, ऐसे प्रॉब्लम आते हैं। वेट लॉस का प्रॉब्लम आते हैं, चेस्ट पेन एंड मैलनरिशमेंट, ऐसे कुछ सिम्टम्स हम देखते हैं ट्यूबरक्यूलोसिस में। ओके, अब जब ट्यूबरक्यूलोसिस का प्रॉब्लम हम देखते हैं तो ट्यूबरक्यूलोसिस में जो डाइटरी मैनेजमेंट है, ये डाइटरी मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि पूरा अलग है, लेकिन थोड़ा सा कुछ स्पेशल न्यूट्रिशन के ऊपर भी फोकस किया जाते हैं। लाइक फर्स्ट इज से हाई कैलोरी। अब कैलोरी कितना देना है, मिनिमम इतना कैलोरी, किलो कैलोरी पर डे बेसिस पे हमें पेशेंट को देना है, ताकि उनके जो आइडियल बॉडी वेट के हिसाब से जितना कैलोरी रिक्वायरमेंट होना चाहिए उससे एटलीस्ट 10 to 20% कैलोरी हम उनको ज्यादा सप्लाई कर सके। नेक्स्ट होते हैं प्रोटीन। हमें देना है अबाउट 80 to 120 ग्राम पर डे to replenish the cell, to replenish the damaged cell, to improve the immune system. Next, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के बारे में अलग से कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 70% ऑफ द टोटल कैलोरी शुड कम फ्रॉम दिस कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि यही बॉडी को वो बेसिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो कार्बोहाइड्रेट हमें ज्यादा ही रखना है। नेक्स्ट जिसके ऊपर फोकस करना है वो है विटामिन। ऐसे देखा गया है कि ट्यूबरक्यूलोसिस का जो ट्रीटमेंट होते हैं उस ट्रीटमेंट में मतलब जो मेडिसिन यूज किया जाते हैं तो उस मेडिसिन के साथ साथ 2 विटामिन का एब्जॉर्प्शन में एक एडवर्स इफेक्ट आते हैं। एक है विटामिन बी और एक है विटामिन एक है विटामिन डी और एक है विटामिन ए। तो ये दोनों विटामिन के ऊपर हमें फोकस रखना है। नेक्स्ट फोकस रखना है विटामिन सी, क्योंकि विटामिन सी वुंड हीलिंग में हेल्प करेगा।
तो और इम्यून सिस्टम को भी ज्यादा रखेगा। इसके साथ साथ विटामिन डी, ए, ये भी हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करते हैं, तो इस विटामिन के ऊपर फोकस करना है। इसके साथ बी कॉम्प्लेक्स तो रहेगा ही टू सपोर्ट द कैलोरी रिक्वायरमेंट, ये तो रहता ही है। नेक्स्ट अगर हम मिनरल्स की बात करते हैं, जैसे डी विटामिन एब्जॉर्प्शन अफेक्टेड होते हैं, नेचुरली कैल्शियम और फास्फोरस का भी एब्जॉर्प्शन हैम्पर होते हैं, इसलिए कैल्शियम फास्फोरस रिच फूड देना है। नेक्स्ट, अगर कफिंग के साथ ब्लड भी आते हैं, सो देयर कुड बी अ चांस ऑफ एनीमिया, इसीलिए आयरन रिक्वायरमेंट, विटामिन B12 एंड अच्छा B12 तो यहाँ पर ही रखना था, एंड B9, ये आयरन के साथ ये दो विटामिन भी जरूरी है, तो आयरन रिक्वायरमेंट भी जरूरी है और बाकी ये दो विटामिन भी जरूरी है। इसके साथ साथ जैसे सोडियम और पोटेशियम का रिक्वायरमेंट हम बोल रहे थे, तो वैसे ही ये बाकी जो दो विटामिन और मिनरल्स हैं, इसका नॉर्मल रिक्वायरमेंट भी हमें फुलफिल करना है। ओके, क्लियर? क्लियर है? बोलिए। टीबी वाले पेशेंट के लिए ये डायट्री मैनेजमेंट होगा। हाँ हाँ, ट्यूबरकुलोसिस मीन्स टीबी, और टी ट्यूबर मतलब ट्यूबर, टी और बी यही आते हैं ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। मैम बहुत ऐसा पेशेंट है मैम जो टाइफाइड ठीक ही नहीं होता है, उसको जब भी उसका जांच कराता है पॉजिटिव ही आता है, टाइफाइड पॉजिटिव ही आता है। टाइफाइड या फिर टीबी, कौन सा? टाइफाइड बोल रहे हैं, टाइफाइड में देखिए वायरस जो है वो एक्चुअली प्रॉपरली क्योर नहीं हो रहा है, तो इसकी वजह से होते हैं। वो बैक्टीरिया अगर प्रॉपरली क्योर नहीं होते, इसके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट भी जरूरी है। अगर टाइफाइड, इन्फ्लुएंजा, टीबी ऐसे होते हैं ना, तो सिर्फ डाइटरी मैनेजमेंट से नहीं होगा, क्योंकि टाइफाइड का जो वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, दैट इज नोन एज साल्मोनेला टाइफी, तो उसके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट जरूरी है। जैसे कि टीबी के लिए भी मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है, एंड द ट्रीटमेंट इज एक्चुअली इनिशिएटेड थ्रू गवर्नमेंट। कराता है मैम, ट्रीटमेंट कराता है, उसके बावजूद भी चेक कराता है तो इसका मतलब डाइट मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं। टाइफाइड ना एक वाटर बोर्न डिजीज होते हैं, ठीक है, तो अगर जो पानी पीते हैं तो वो वाटर भी अगर पोल्यूटेड है, उसको भी अगर प्रॉपरली प्यूरिफाई नहीं किया जाते हैं, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम एग्जिस्टिंग रहते हैं, उसकी वजह से भी ये ठीक नहीं होते हैं। सो इसीलिए द थिंग इज दैट फर्स्ट मेंटेन अ प्रॉपर हाइजीन, wash hands, wash the plates or the utensils while you are cooking, then wash your hands properly, और जो वाटर आप पी रहे हो तो उसको भी अच्छे तरीके से प्यूरिफाई करके फिर आपको पीना है। और फिर थिंग सॉफ्ट डाइट, कोई भी हार्ड चीजें ताकि बॉडी में इंफेक्शन और भी ज्यादा बढ़ जाए, फूड इंटॉक्सिकेशन हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं लेना है टाइफाइड में। बहुत हल्का पतला सा एक मील होना चाहिए टाइफाइड में। तो टाइफाइड जैसे बैक्टीरियल हुआ, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियल हुआ, तो क्या टाइफाइड जिसको टीबी है तो उसको टाइफाइड भी तो होगा? नहीं, दोनों बैक्टीरिया अलग होते हैं। ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये अलग है, ठीक है। और टाइफाइड के बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफी, ये अलग बैक्टीरिया है, तो सेम नहीं है। मैं कहने का वो नहीं है मैम, जैसे टीबी जिसको हुआ, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के केसेस जो मिले, तो क्या उसको टाइफाइड भी तो हो सकता है क्योंकि वेट लॉस जो हो रहा है? नहीं, उसका कारण से टाइफाइड नहीं हो सकता, उसके कारण से तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इम्यून सिस्टम वीक हो गया, तो आफ्टर इफेक्ट में उसको कोई भी इंफेक्शन हो सकता है, नॉट नेसेसरी कि टाइफाइड ही हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। इम्यून सिस्टम अगर हमारा वीक है तो हमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन आ सकता है, ठीक है, क्योंकि मुझे ही पता है, मतलब मेरे बचपन में
मुझे एक बार मैलिग्नेंट मलेरिया हुआ, ठीक है, सेम मेरे मम्मी को भी मैलिग्नेंट मलेरिया हुआ। तो उसके बाद मेरा ट्रीटमेंट सेम, हम दोनों का ही सेम ट्रीटमेंट प्रोसीडियर था। उसके बाद फिर से मतलब मैं तो ठीक हो गई, लेकिन मेरे मम्मी वो मलेरिया के बाद फिर से उनको टाइफाइड आ गया। तो ये नेसेसरी नहीं है कि सभी लोगों को ये होगा ही, ठीक है। तो वो डिपेंड करते हैं हमारे फूड पैटर्न, और इसके साथ साथ, और हम दोनों के लिए तो फूड पैटर्न भी सेम थे। तो ये डिपेंड करता है कि हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। टीबी के साथ अल्टीमेटली टाइफाइड का कोई रिलेशन नहीं कि टीबी हुआ है मतलब टाइफाइड भी हो सकता है, ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, कुछ भी हो सकता है इसके साथ। क्लियर? मैम बोलिए। मैम मेरी बहुत क्लोज रिलेटिव, उनको 2 साल तक टीबी का वो दिया था दवाई, ट्रीटमेंट, लेकिन टीबी था ही नहीं। फिर उनको दूसरे कॉम्प्लिकेशंस शुरू हो गए, और ये हुआ है मिलिट्री हॉस्पिटल में। तो अभी मतलब उनका कंडीशन इतना खराब हो गया, वो 2 साल का उन्होंने टीबी का दवाई किया, उनका सब करके, जबकि वो था ही नहीं टीबी। और उनका ऐसा ही होता है, इसलिए मैंने बताई ना कि ये कुछ विटामिन जो टीबी में जो ट्रीटमेंट किया जाते हैं, डॉट्स कहा जाते हैं ट्रीटमेंट को, तो उसके वजह से जो मेडिसिन दिया जाते हैं उसकी वजह से बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन हैम्पर होते हैं। और अगर आपके ये विटामिन मिनरल का एब्जॉर्प्शन हैम्पर हो गया, तो आप सोचिए ये जो भी विटामिन और मिनरल्स के बारे में हम बताएं, इसका डेफिशिएंसी सिंड्रोम हम क्या करेंगे, राइट? तो ये डेफिशिएंसी सिंड्रोम ही तो आएगा बॉडी में, है ना? तो कॉम्प्लिकेशन तो आएगा। इसीलिए जो भी ट्रीटमेंट आप कर रहे हो, लेकिन आपको विटामिन मिनरल्स का सप्लीमेंटेशन लेना है, क्योंकि बॉडी को उतना ज्यादा मतलब फूड डाइजेस्ट होने के लिए टाइम हम नहीं दे सकते, इंस्टेंट हमें कुछ देना है। दैट इज वाई सप्लीमेंटेशन इज नीडेड। सो मैम ये रॉन्ग ट्रीटमेंट में कोई साइड इफेक्ट तो जरूर हुआ हो? बिल्कुल होगा, किडनी अफेक्टेड हो सकता है, लिवर अफेक्टेड हो सकता है, बहुत कुछ अफेक्टेड हो सकता है इस पे। यस मैम। ठीक है। अच्छा, तो अगर टीबी की बात कर रहे हैं, ट्रीटमेंट का नाम भी बता देते, तो दिस इज अ मेडिकल टर्म, लेकिन फिर भी जब हम एक बार उसको भी जान लेते हैं, टीबी का जो ट्रीटमेंट प्रोसीडियर होते हैं उसका नाम है डॉट्स। ठीक है, डॉट्स का मतलब क्या है? डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। ये मिनिमम 9 मंथ्स का रहता है, और अगर किसी को 9 मंथ्स में भी ठीक नहीं होते हैं तो वो एक्सटेंडेड हो सकता है। दैट ट्रीटमेंट इज इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट इसके साथ साथ और एक हमारे लंग्स रिलेटेड और एक प्रॉब्लम जो हम देखते हैं, दैट इज एजमा। एजमा में क्या होता है? एजमा इज नॉट रिलेटेड टू फीवर। अगर कंडीशन बहुत ज्यादा सीवियर हो जाए तो कभी कभी किसी को जुकाम आ सकते हैं, मतलब बुखार आ सकते हैं सिर्फ। तो एजमा में यूजुअली क्या है, हमारा ये जो विंड पाइप है ये म्यूकस मेम्ब्रेन से प्रोटेक्टेड है। म्यूकस मेम्ब्रेन का काम क्या है? हमारे बॉडी में सांस के थ्रू भी तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं, तो म्यूकस मेम्ब्रेन हमारे इम्यून सिस्टम को एनहांस करते हैं, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, उस जर्म्स को अपने अंदर रख देते हैं। और म्यूकस मेम्ब्रेन एक स्टिकी टाइप का नेचर होते हैं, उसका स्टिकी नेचर का है, तो वो अटक जाते हैं, जर्म्स बहुत इजीली उस पर अटक जाते हैं और अल्टीमेटली वो डैमेज हो जाते हैं। ये काम है म्यूकस मेम्ब्रेन का। लेकिन प्रॉब्लम ऐसे होते हैं कि जब हमें किसी भी चीज के ऊपर एलर्जी है, एलर्जी मीन्स हमारे बॉडी बिल्कुल भी उसके साथ कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या होते हैं, हमारा
आंख से पानी निकल आते हैं, स्नीजिंग होते हैं, बहुत ज्यादा कफिंग होते हैं, तो ये नेचुरल रिस्पॉन्सेज है। ये जो आंख से पानी निकल आ रहा है मतलब अंदर जो है वो बाहर निकालने के लिए ट्राई कर रहे हैं बॉडी, कफिंग या फिर स्नीजिंग की वजह से भी बाहर निकालने के लिए ट्राई कर रहे हैं। और म्यूकस मेम्ब्रेन भी उस टाइम पे थिक लेयर क्रिएट कर देते हैं। अगर हमारे ये जो ट्यूब्यूल है जहां से एयर पास होते हैं, ये एयर पास का ये जो पाइप है, पाइपलाइन अगर ऐसा है तो जब एलर्जी होते हैं तो पाइपलाइन, ये जो वॉल है, इस वॉल पे पूरा म्यूकस मेम्ब्रेन ज्यादा हो जाते हैं। ज्यादा होने की वजह से ये पाइप का जो स्पेस है, बीच में जो स्पेस है, ये कम हो जाते हैं। नेचुरली जब कम हो जाए तो इस पे एयर पैसेज भी कम हो गया, तो उस टाइम पे क्या होगा, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगा प्रॉपरली। इसी वजह से एस्थमेटिक पेशेंट को क्या होते हैं, सांस की दिक्कत आती है, लेकिन वो हर टाइम नहीं रहते। जिन चीजों में उनको एलर्जी है, किसी को हाइट पे है, किसी को फूड एलर्जी है, किसी को एयर पोल्यूशन पे एलर्जी है, किसी को कुछ फ्रेगनेंस से एलर्जी होते हैं, कि बहुत सारे लोगों को होते हैं कि अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं बॉडी तब एस्थमेटिक प्रॉब्लम आते हैं। तो बेसिकली इन सारे केसेस में हमारे ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन है ये ऐसे एक थिक लेयर क्रिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाते हैं और ये हमारे लंग्स भी प्रॉपरली बीट नहीं कर सकते, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं हो पाते हैं। इसी वजह से हमें वो सांस की दिक्कत आते हैं। ठीक है, सो एज़मा के लिए अल्टीमेटली वैसे कुछ डाइटरी मैनेजमेंट नहीं होते हैं, जैसे कि हम लंग डिजीज मतलब ट्यूबरक्लोसिस के बारे में पढ़ रहे थे, इसीलिए हम एज़मा के बारे में भी थोड़ा जान लिया, लेकिन अल्टीमेटली एज़मा में डाइटरी मैनेजमेंट कुछ नहीं होते हैं। इट इज बेटर टू अवॉइड दैट, जिसमें भी हमें एलर्जी है उसको हमें अवॉइड कर लेना है। ठीक है, और एज़मा में जब इनहेलर लिया जाते हैं तो इनहेलर का काम क्या रहता है, ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन जो थिक लेयर क्रिएट हो गया इसको डाइल्यूट कर देना, इसको मेल्ट करना काम होते हैं इस इनहेलर का। ये भी एक स्पेसिफिक टाइम तक इसका एक्शन रहते हैं। जब आप इनहेलर लेते हो तो थोड़ी देर बाद आपको वो जो सांस की दिक्कत आते हैं वो धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं, क्योंकि म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट होते हैं, जिसकी वजह से फिर से एयर फ्लो होने लगते हैं बॉडी में, ऑक्सीजन प्रोडक्ट, ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ते हैं और हमारा कंडीशन धीरे 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 ठीक हो जाते हैं। ठीक है, अदरवाइज एज़मा में मेनली ये पैसेज ब्लॉक हो जाते हैं। ओके, क्लियर? एलर्जी का ज्यादा मतलब खेल मतलब जो है रिलेटेड है अस्थमा से, चाहे धूल का हो या किसी चीज का। मतलब समझ में नहीं आया क्वेश्चन। मतलब जैसे बोले मैम कि इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, तो एलर्जी से ही रिलेटेड है ना? एलर्जी से ही रिलेटेड है, हाँ, इसीलिए उसको अवॉइड ही करना बेटर होता है, क्योंकि आप पोल्यूशन को रोक नहीं सकते हो। अगर किसी भी फ्रेग्रेंस से आपको एलर्जी है, बहुत सारे लोगों को होता है कॉटन से एलर्जी होते हैं या फिर परफ्यूम से एलर्जी होते हैं, तो उसको आप रोक नहीं सकते हो, तो आपको ही उसको अवॉइड करना है। ठीक है मैम, ये एस्थमा में क्या पियर्सिंग ईयर पे होता है क्या? हाँ हाँ हाँ, होता है। तो वो भी तो जैसे कि मैंने बताया कि होता है कि पानी से भी तो धूल मिट्टी जो भी कुछ है वो निकल जाते हैं, तो बॉडी को तो पता नहीं है कि मेरे आंख में कुछ है कि नहीं, बॉडी किसी भी तरह से उसको बाहर निकालना चाहती है जितना भी पॉसिबल हो, इसीलिए जो नेचुरल रिस्पॉन्सेस है उससे ही बॉडी उसको बाहर निकालना चाहती है। और मैम, ये यूकेलिप्टिक्स का जो पेड़ होता है इसकी जो खुशबू है उससे भी बहुत एलर्जी होता है जिनको। हाँ हाँ, बहुत सारे लोगों को होता है, ऐसा होता है। अच्छा, और एक चीज जैसे कि फीवर में या फिर ट्यूबरक्लोसिस में हमें डाइटरी मैनेजमेंट पे एक चीज हमें फिर से कंसिडर करना है कि मील टाइमिंग को इंक्रीज करना है,
ट्यूबरक्यूलोसिस में तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे कि मेल नरिशमेंट बहुत ज्यादा रहता है, इसीलिए एवरी 4 आवर्स पेशेंट को हमें मील देना है, मेजर मील देना है। Whereas for other fever related complications, अगर कंडीशन बहुत ज्यादा सीवियर नहीं है तो हम उनको मेजर 3 मील्स देंगे, नेसेसरीली 3 मील्स मेजर मिनिमम देंगे, और ट्यूबरक्यूलोसिस पेशेंट को मिनिमम 4 आवर्स इंटरवल में उनको मील देना है। ठीक है, जितना भी वो खा सकते हैं, बहुत प्रेशराइज नहीं करना है, जितना भी वो डाइजेस्ट कर सकते हैं उतना ही देंगे हम। ओके, तो ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट को अधिक अंडा, मीट, मछली ये जो दिया जाता है वो प्रोटीन तो रिक्वायरमेंट को हाई करने के लिए, क्योंकि इसका तो बायोलॉजिकल वैल्यू ज्यादा है ना, इसके लिए। लेकिन एनिमल फूड, कोई भी फीवर कंडीशन पे एनिमल फूड आप ले सकते हैं। जैसे कि हम अभी तक पढ़ रहे थे कि बाकी केसेस में एनिमल फूड को हमें अवॉइड करना है, लेकिन फीवर केसेस में हम एनिमल फूड को ले सकते हैं। लेकिन बेटर है बाकी एनिमल फूड को छोड़ के हम अगर छोटे जो स्मॉल फिशेस होते हैं उसके ऊपर और बॉइल्ड एग के ऊपर फोकस करें। अदरवाइज चिकन और डेयरी प्रोडक्ट्स के ऊपर हम फोकस नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। एनिमल फूड अगर लेना ही है तो हम बॉइल्ड एग एंड स्मॉल फिशेस के ऊपर एम्फेसिस करेंगे। ठीक है, अच्छा ये तो हमारा हो गया। नेक्स्ट जो बात करेंगे दैट इज अबाउट दी हार्बल टी। हार्बल टी क्या होता है? ये होता है ना कुछ होम रेमेडीज टाइप का। तो बेसिकली ये हार्बल टी हमारे बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन है, इस इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा, बिकॉज फीवर इज अल्टीमेटली काइंड ऑफ इन्फ्लेमेशन। और कुछ स्पाइसेस होते हैं जो कि हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन को रिलैक्स करते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन को ठीक रखते हैं, लाइक जिंजर, टर्मरिक, ब्लैक पेपर, बे लीव्स एंड क्लोव्स। तो ये जो 5 इंग्रेडिएंट्स होते हैं ये बहुत अच्छे तरीके से हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन को प्रिवेंट करने में मदद करते हैं। तो इसको हम अच्छी तरीके से बॉईल करके, जैसे हम चाय पीते हैं, तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग टी और कॉफी या फिर कोई भी कार्बोनेटेड बेवरेजेस हो, उसके बदले में हम ये पानी, ये टी गरम गरम वो सीप कर सकते हैं, ताकि इन्फ्लेमेशन भी रिलैक्स हो जाए और म्यूकस मेम्ब्रेन भी अपने जगह पे फिर से नॉर्मल हो जाए। ओके, अच्छा और लिक्विड्स तो बाकी जैसे रहता है। पांचों को कैसे बनाना है मैम, जरा बता दीजिएगा करके। अदरक लेना है, लौंग लेना है, और हल्दी एंड ब्लैक पेपर और बे लीव्स, ये 5 को एक साथ हम बॉईल कर सकते हैं। मान लीजिए आप 1 लीटर पानी लिए हैं, तो 1 लीटर को बॉईल करके गैस को सीम करके रखिए, तो धीरे धीरे उसको ढक्कन लगा के आप उसको उबलने के लिए छोड़ दीजिए। तो 1 लीटर पानी जब ऑलमोस्ट 750 ml तक हो जाए या फिर 600 ml तक हो जाए तो उसको आप पी सकते हैं। ठीक है, पूरा हाफ अगर आप कर सकते हो, थोड़ा सा बहुत ज्यादा मतलब वो गैस सिम करके उसको अच्छे तरीके से उसके एक्सट्रैक्ट अगर आप निकाल सकते हो, एंड इफ यू कैन रिड्यूस द अमाउंट टिल द हाफ, तो वो बेटर है। अगर फिर भी नहीं होते तो एटलीस्ट उसको 1/3 तक आपको रिड्यूस करना है। मॉर्निंग में खाली पेट में? वैसे कोई बात नहीं है, कभी भी ले सकते हैं, कुछ वैसे बात नहीं। जब भी आपको चाय खाने का मन है तो आप ले सकते हो। और ये सिर्फ फीवर या फिर किसी को अगर इन्फ्लेमेशन हुआ है उनको लिए नहीं, हम सभी लोग ये ले सकते हैं। अदरक, लौंग, हल्दी, ब्लैक पेपर और क्या बोले? बे लीव्स, तेज पत्ता। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस इसमें? ओके, तो ठीक है, ये जो फीवर का जो चैप्टर हमारा यही तक है डिस्कशन। तो इसके आगे फिर हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। एंड आपके जो रिकॉर्डिंग वीडियो है वो भी आपको शायद जो पिछले क्लासेस का जो रिकॉर्डिंग वीडियो है
वो शायद आपको इस वीक के अंदर अवेलेबल हो जाएगा, अपलोडेड हो जाएगा, तो उसको आप अच्छे से रिव्यू कीजिए ताकि एग्जाम अच्छे से दे पाए। एंड लास्टली जो कहना है कि एग्जाम में जो सिलेबस है उसके बाद बाकी जो भी अभी हम पढ़ेंगे वो भी आपको एट द सेम टाइम रिवाइज करना है, नॉट फॉर द सेकंड इंटरनल एग्जाम बट फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन, क्योंकि आपके जब सेकंड इंटरनल एग्जामिनेशन हो जाएगा तो उसके बाद बहुत दिनों का गैप आपको नहीं मिलेगा फॉर फाइनल एग्जामिनेशन। उसके 1 महीना बाद मतलब नेक्स्ट मंथ पे शायद आपको फाइनल एग्जामिनेशन भी रहेगा, तो इसीलिए इसको भी एट द सेम टाइम रिवाइज करते रहिए, ठीक है। तो ये जो हर्बल टी है यही 5 मिल रहता है कि और इसमें कुछ ऐड कर सकते हैं? और भी चाहे तो आप ऐड कर सकते हो, आप रोजमेरी लीव्स ऐड कर सकते हो, आप ग्रीन टी लीव्स भी ऐड कर सकते हो। हाँ, आपको जो भी मतलब पसंद है आप ऐड कर सकते हो, लेकिन ये बेसिक कुछ चीजें होते हैं। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? मैम जैसे कल बताए थे एसाइटिस के बारे में, तो फिर आप बोले थे क्या कि स्किन जो है सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है और एपिडर्मिस, डर्मिस और सबक्यूटेनियस, तो सबक्यूटेनियस में जो फ्लूइड जमा होता है, तो मेरा ये कहना था क्या कि ग्लैंड तो वो तो ग्लैंड को इफेक्ट कर रहा है ना? ग्लैंड को अफेक्ट कर रहा है मतलब हाँ, बाकी आसपास के जो सेल है उसको अफेक्ट करते हैं, जिसके वजह से ग्लैंड या फिर ऑर्गन्स अफेक्टेड होते हैं, उसकी वजह से होते हैं। जैसे कि प्रेशर दे रहे हैं ना आसपास में, तो वो एक प्रेशर आ रहा है, इसकी वजह से अफेक्टेड होते हैं। तो वो तो ज्यादा एरिया सिर्फ एब्डोमेन में और लेग में देखा जाता है। वहीं पर ही होते हैं, मतलब प्रॉब्लम देखा जाते हैं उस एरिया पे, लेकिन प्रॉब्लम्स हमारे पूरे बॉडी में ही उसका जो सिम्टम्स है वो हम देखते हैं। मेनली तो लीवर प्रॉब्लम, अगर लीवर में कोई भी प्रॉब्लम आते हैं तो उसका असर पूरी बॉडी में ही आते हैं। ओके मैम, ओके, ठीक है। फिर अगर और कुछ क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम आज के लिए इस डिस्कशन को एंड कर सकते हैं यहीं पे। हाँ, बोलिए बोलिए। डाउट है, कभी कभी जब हम फीवर की बात कर रहे हैं तो फीवर नहीं है पर एक आभास सा लगता है, तो क्या ऐसी सिचुएशन में भी डाइट के ऊपर फोकस करना है? बिल्कुल, सेम डाइट के ऊपर हमें फोकस करना है। ओके मैम, ओके, एनीथिंग एल्स? ओके, ठीक है, फिर चलिए क्लास को एंड करते हैं हम आज के लिए। नेक्स्ट वीक पे फिर मिलते हैं सबके साथ। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मैम। हैव अ गुड डे।